हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अड्डा अजीत सर में। हम अपने चैनल के माध्यम से संविधान पढ़ रहे हैं, भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें इस समय चल रहा है संविधान सभा का पार्ट 1 पिछली वीडियो में हमने देखा, जिसमें हमने जाना था संविधान का विचार किसके मन में आया। महात्मा गांधी के। स्वराज पार्टी की स्थापना, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने 1924 ईस्वी में बेलगाम के कांग्रेस अधिवेशन में संविधान का प्रस्ताव रखा, संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। अगस्त प्रस्ताव 1940, 1942 में क्रिप्स मिशन, ये भी पढ़ा हमने। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, जिसके सदस्य 3 सदस्य थे। एटली, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, ये भी हमने जाना। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य नियुक्त होने थे, ये भी पढ़ा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में जाना। आज हम अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट है संविधान सभा का, जो कि हम 11 दिसंबर 1946 स्थायी सदस्य के रूप से शुरू करेंगे। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से संविधान का संपूर्ण भाग पढ़ेंगे अपने चैनल से। संविधान के अन्य वीडियो जो हमारी आने वाली है, उनको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकन घंटा उसे दबाएं, ऑल पर कर दें, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें और आप हमारी सारी वीडियो देख पाएँ। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में बैठक हुई उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। उद्देश्य प्रस्ताव जब आया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ये जवाहरलाल नेहरू लेकर आए। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा के लिए। संविधान की समिति का निर्माण करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। संविधान, यहाँ पर हमारा प्रश्न बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब आया। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को आया था। कौन उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। इस उद्देश्य प्रस्ताव का क्या महत्व था? जब 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू भारत के संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए, तो इसका क्या महत्व था? क्या था इस उद्देश्य प्रस्ताव में? उद्देश्य प्रस्ताव में ये महत्व था कि संविधान समिति का गठन होना था। संविधान समिति किस प्रकार भारत का संविधान बनाएगी, क्या संविधान का आधार होगा, संविधान किस प्रकार भारत पर बनेगा, किस प्रकार भारत का शासन चलेगा, ये सारे उद्देश्य उस प्रस्ताव में थे। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने संविधान की इस बैठक में भाग नहीं लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की सभा की इस बैठक में 13 दिसंबर 1946 में शामिल हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक संविधान सभा की बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं होंगे, तब तक उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लेकर आए, मुस्लिम लीग के सदस्य जब इसमें शामिल नहीं हुए, तभी उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत नहीं कर दिया गया। उसके बाद 22 जनवरी 1947 ईस्वी में ये उद्देश्य प्रस्ताव आया दोबारा। इस दिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गईं। इनमें कुछ प्रमुख समितियां थीं, जैसे वार्ता समिति थी, प्रारूप समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति थी, संविधान शक्ति समिति थी और संघ संविधान समिति थी। इन समितियों में से एक का चुनाव करना था, जो कि संविधान का निर्माण अच्छे तरीके से कर सके। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाने में बहुत अत्यधिक भूमिका निभाई। अब हम यहाँ कुछ जानकारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं। क्या रहे हैं, क्या किस प्रकार वो संविधान समिति में शामिल हुए,
संविधान सभा में किस प्रकार निर्वाचित होकर आए, इस बारे में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्वप्रथम चुनाव उन्होंने बॉम्बे से लड़ा संविधान सभा के लिए। बॉम्बे से चुनाव हार गए। उसके बाद में उन्होंने अपना दूसरा चुनाव बंगाल से लड़ा। बंगाल के जयसुर कुलना नाम का एक स्थान था जहाँ से वो संविधान सभा के सदस्य बनकर आए। 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो गए, अलग अलग देश बन गए, तब पाकिस्तान, ये बंगाल का भाग था जयसुर कुलना, ये पाकिस्तान के पक्ष में चला गया। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सदस्यता थी वो ख़त्म हो गई। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता था कि अब भीमराव अंबेडकर किस प्रकार संविधान समिति में शामिल होंगे। बी.एन. राव भारत के संविधान सलाहकार थे, ICS अधिकारी थे। बी.एन. राव बहुत ही अच्छे अपने आप में वक्ता थे, संविधान सलाहकार थे। इन्होंने निःशुल्क भारत के लिए काम किया था संविधान निर्माण होने में। अगर बी.एन. राव की हम बात करें तो बी.एन. राव एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से प्रथम न्यायाधीश हुए। बी.एन. राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अपील की कि संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होना अति आवश्यक है। उस समय भारत में प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खैर थे, वहाँ पर अपनी शासन बॉम्बे में चला रहे थे उस समय बीजी खैर। बीजी खैर से राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए संविधान सभा के लिए चुनें, कोई सीट खाली करें। तो बॉम्बे में एक सीट पर जीते हुए प्रत्याशी थे M.R. जयकर। ये M.R. जयकर बीजी खैर की तरफ से संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने अपनी सीट खाली करी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। चुनाव दोबारा हुए। दोबारा चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए संविधान सभा के सदस्य। बी.एन. राव की अगर हम बात करें तो बी.एन. राव संविधान सलाहकार थे भारत के, अच्छे वक्ता थे। बी.एन. राव अपना प्रारूप 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप की हम प्रारूप समिति की बात करें तो यहाँ पर प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं और पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। अगर प्रश्न आता है कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी.एन. राव ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रारूप लेकर आए थे संविधान का। वो इसलिए क्योंकि वो संविधान सलाहकार थे, वक्ता थे संविधान के, अच्छे संवैधानिक के बारे में अच्छी जानकारी थी। प्रारूप का मतलब ये था कि वो किस प्रकार हमारे भारत का संविधान बनेगा, क्या क्या उसमें धारणाएं होंगी, ये सुझाव लेकर आए थे बी.एन. राव। उसके अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ पर मैं एक चीज़ ये बताना भूल गया आपके लिए कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो बॉम्बे से और बंगाल से दोनों जगह से सदस्य रहे थे संविधान सभा के। प्रश्न इस प्रकार आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा के सदस्य बनकर आए थे। अगर ये पूछे कहाँ से संविधान सभा के सदस्य बनकर आए थे तब हम बंगाल लगाएंगे, और कहाँ से संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं तो हम बॉम्बे लगाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो संविधान सभा के सदस्य बनकर आए थे, संविधान सभा के सदस्य बने, तब वो बंगाल के सदस्य थे। उसके बाद में जब बंगाल और भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए, बंगाल का जयसुर कुलना जो आज बांग्लादेश में पड़ता है वो पाकिस्तान के पक्ष में चला गया। उसके बाद में ये सीट खाली हो गई। तब दोबारा बीजी खैर भारत के प्रधानमंत्री के पद हुआ करते थे। R. जयकर ने अपनी सीट खाली करके भीमराव अंबेडकर को बॉम्बे का सदस्य बनाया। तो लगातार उसके बाद में वो बॉम्बे से सदस्य रहे। अगर पूछे कहाँ से सदस्य रहे तो बॉम्बे लगाएंगे, कहाँ से आए थे सर्वप्रथम तो वो बंगाल लगाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर हमने जाना 29 अगस्त 1947 ईस्वी में ये BN राव अपना सलाहकार के रूप में प्रारूप लेकर आए। विचार विमर्श किया इन्होंने 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, का गठन किया गया था संविधान का निर्माण करने के लिए। संविधान निर्माण करने के लिए प्रारूप समिति का जब गठन हो गया, उसके अध्यक्ष के रूप में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए चुन लिया 29 अगस्त 1947 ईस्वी के लिए। इस समिति में 7 सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित, क्योंकि वो अध्यक्ष थे इसके, उनको भी इसमें जोड़ लिया गया। कौन कौन सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष के रूप में, N गोपाल स्वामी अयंगर भी सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा अयंगर के बाद कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी इसके सदस्य थे। 5वीं सदस्य के रूप में सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। N माधवराव BL मित्र के स्थान पर रहे थे। DP केतान, जिनकी 1948 ईस्वी में मृत्यु के बाद में इनके TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। एक दोबारा मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बच्चे भूल जाते हैं यहाँ पर। संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार जो निर्वाचन हुआ था, यानी पहली बार कि मैं बता रहा हूँ, जब निर्वाचन हुआ था तब वो बंगाल के सदस्य थे, लेकिन देश के बंटवारा होने के बाद उनका जो निर्वाचन हुआ था वो बॉम्बे से हुआ था। क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इस रिपीटिशन के बारे में मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बार रिपीट हुआ है, इसीलिए मैं आपको यहाँ बार बार समझा रहा हूँ। उसके बाद में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम में 11 आता है। 11 क्यों आता है और मैं 12 किस लिए बता रहा हूँ, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। मैं 12 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 24 जनवरी 1950 के लिए बैठक हुई थी, अंतिम बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो उसको अगर हम जोड़ लें तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगर एग्जाम में आता है कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, उसमें 11 ऑप्शन होता है, तो आप 11 लगाएं। 11 ऑप्शन नहीं होने पर बच्चे कहते हैं प्रश्न गलत है, तो वो गलत नहीं होता है, उसमें 12वां जोड़ लिया जाता है, जो कि 24 जनवरी 1950 को अधिवेशन में अंतिम अधिवेशन हुआ था, अंतिम बैठक के रूप में, इसको जोड़ करके उसने 12 दिया है। तो यहाँ पर भी मैंने आपका ये कन्फ्यूज दूर कर दिया। उसके बाद में 26 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से जब संविधान बन के तैयार हो गया, तब 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू कर दिया गया। अर्थात 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, जिसमें 5, 6, 7 और 8 और 9 ये नागरिकता से संबंधित थे, इन्हें में शामिल किया गया। 60वां अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित था, वो भी शामिल किया गया। 324 चुनाव आयोग, इससे भी शामिल किया गया। 366, 367, 389, 380 जिसमें राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 2 साल के लिए रहे थे, वो भी शामिल किया गया था, लेकिन आज वो हटा दिया गया। 380, 388, 391, 392 और 393 को भी शामिल किया गया। अगर हम इसमें भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि कुल कितने अनुच्छेद शामिल हुए थे, ज़्यादा एग्जामों में 15 आता है, लेकिन जितने भी सारे अनुच्छेद ये लागू हुए थे वो 394 अनुच्छेद के तहत लागू हुए थे। अगर इसको भी हम जोड़ लेते हैं तो टोटल 16 हो जाते हैं। एग्ज़ाम में 15 आते हैं तो बच्चे 15 लगाएं। अगर 15 के बाद में 16 आता है, अगर ऑप्शन में 15 नहीं होता है तो वहाँ पर हम 16 लगाएंगे, क्योंकि 394 अनुच्छेद जो है जोड़ लिया गया है संविधान में। उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, अंतिम बैठक हुई। सॉरी, यहाँ पर मैं गलत बता गया था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई
संविधान सभा की, जिसमें 284 सदस्यों ने भाग लिया, संविधान पर हस्ताक्षर हुए। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न आता है कि संविधान की अंतिम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें 284 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किए, और अंतिम दो हस्ताक्षर किए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। अगर प्रश्न आ जाता है संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के। अंतिम किसने किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वो भारत के अंतिम राष्ट्रपति थे। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ये संविधान का निर्माण की कुल प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूरी हो पाई थी। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी, और संविधान के निर्माण में खर्चा भी आया था। जो खर्चा आया था 63,96,729 रुपये का खर्चा संविधान के निर्माण करने में आया था। संविधान का जब निर्माण हुआ था तब संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद थे। बाद में अनुसूचियाँ बढ़ा करके 12 हो गईं और आज भी 12 हैं। उसके बाद में अगर मैं आपको बात करूं संविधान सभा के बारे में, तो संविधान सभा क्या क्या कार्य करती थी उस समय। संविधान सभा 2 कार्य करती थी। संविधान का निर्माण करती थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे, और जब संसद का भी कार्य कर संविधान सभा करती थी उस समय उसकी अध्यक्षता डॉक्टर जी.बी. मावलंकर करते थे। अब मैं इसका अलग अलग शब्दों में अगर विचार बताऊं कि संविधान सभा संविधान का तो निर्माण कर ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ संसद भी चला रही थी। संविधान सभा संविधान का निर्माण सुबह हुआ करता था, जब उसकी संविधान का निर्माण हुआ करता था तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। शाम के समय जब संसद लगती थी जी.बी. मावलंकर उसकी अध्यक्षता करते थे। 24 जनवरी ये जो मैंने आपको बताया था 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ था आंशिक रूप से। उसके बाद में जब हमारा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया, तब अब लोग कहते हैं कि उनका निर्वाचन हुआ या उन्हें चुना गया या उन्हें मनोनीत किया गया, ऐसा क्या हुआ। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। संविधान का निर्माण होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, निर्वाचन हुआ था उनका। निर्वाचन इस प्रकार हुआ कि जो हमारी संसद थी उसमें आवेदन मांगे गए थे। उस समय सिर्फ एक ही आवेदन आया था राष्ट्रपति पद के लिए, वो सिर्फ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 380 में साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें जी.बी. मावलंकर के सिग्नेचर हुए हैं, साइन हुए हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। क्योंकि उस समय अकेला एक आवेदन आया था, क्योंकि अब आप कहेंगे संसद ने कैसे चुन लिया, क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व उस समय संविधान सभा कर रही थी, और संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर जी.बी. मावलंकर करते थे। 15 अगस्त से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक की शासन व्यवस्था, यानी जो 15 अगस्त 1947 जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 की शासन व्यवस्था तक, जब तक हमारा संविधान नहीं बना तब तक हमारे संविधान किस प्रकार चला, हमारा शासन हमारे देश के लोगों ने, किस संविधान सभा ने किस प्रकार चलाया। हमने पीछे पढ़ा था 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम हमारी पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ अनुच्छेद में लिखा हुआ था उसमें कि जब तक भारत सरकार अपना खुद का स्वयं का अगर संविधान नहीं बना लेती तब तक
भारत का शासन संविधान 1935 के अधिनियम के तहत चलेगा। 395 का जो अनुच्छेद है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आज 26 जनवरी 1950 के लिए अनुच्छेद 395 के तहत जो अब तक 1935 शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन चल रहा था उसको स्पष्ट रूप से समाप्त कर दिया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना संविधान सभा का संपूर्ण भाग पढ़ा हमने, संविधान सभा किस प्रकार बनी, किस प्रकार उसने कार्य किए, क्या उसका आधारभूत था, क्या क्या उसके सदस्य थे, क्या क्या उसके कार्यकाल रहे, ये हमने सब आज के इस संविधान सभा के पार्ट 2 में जाना इसके बारे में। संविधान सभा के हम संपूर्ण भाग अपने चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे, हम पीछे भी बता चुके हैं। आगे भी हमारे संविधान के भाग देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन का घंटा उसे दबा दें, ऑल पर कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सारी जानकारी के साथ, जिससे कि आपको वीडियो देखने में निरंतर अच्छा लगे। जय हिंद, जय भारत।